हेलो एवरीवन। सो दिस लेक्चर इज अबाउट एनवायरनमेंट या फिर क्लाइमेट। सो विल टॉक अबाउट एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो गॉड ने हमें दिया, जिसमें हम देखते हैं कि एक प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, एवरीथिंग इज वर्किंग वेल, अर्थ इज प्रोटेक्टेड बाय एनवायरमेंटल लेयर्स या ओजोन लेयर जिसकी हम बात करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि एनवायरमेंटल चेंजेस आते गए, राइट। सो अगर हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज के जो समंदर होता है, जो नीचे के एरियाज होते हैं, वहाँ समंदर पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी एवोपरेट होता है, उससे बादल कैरी करते हैं। फिर जो ठंडे इलाके माउंटेनियस टेरेन होती हैं, कहीं पे बारिश होती है और कहीं पे जाके स्नोफॉल होती है। फिर यही पानी सारा घूम के लेक्स रिवर से होता होता फिर समंदर में सो ओशन में आ जाता है। तो ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जहाँ पे एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन ये अपना रोल प्ले करती है, जो एक नेचुरल गॉड गिवन सिस्टम है। फिर हम बात करते हैं कि लेयर्स ऑफ अर्थ की और ओजोन लेयर की, जो कि अगेन गॉड गिवन सिस्टम है कि दिस इज आवर अर्थ एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय सेवरल लेयर्स। ट्रोपोस्फेयर है, एंड देन आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, देन मीजोस्फेयर है, एंड देन थर्मोस्फेयर है, एंड देन योर एक्सोस्फेयर है। सबकी एक रेंज है। तो यहाँ पे गॉड ने एक ओजोन लेयर भी बनाई दैट इज प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। जो हार्मफुल रेडिएशंस या यूवी रेडिएशंस होती हैं, ओजोन लेयर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हर लेयर के अंदर जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, कहीं पे सैटेलाइट्स की बाउंड होते हैं, उस रेंज तक जाते हैं, कहीं रॉकेट्स के लिए होता है, कहीं प्लेन्स के लिए होता है, जो उस सर्टेन लेयर ऑफ अर्थ में अपना ऑपरेट करते हैं। देन इफ टॉक अबाउट कि ऐसी इमिशंस या ऐसी क्या एक्टिविटीज दैट दैट हैज चेंज द एनवायरनमेंट, के जैसे हमने एक फ्लो चार्ट में डिफाइन कर दिया है दैट सेज के जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, वी सी दैट पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो उनके लिए फिर रिसोर्सेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो जब रिसोर्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस उसके लिए प्रोडक्शन और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएंगी। और यही जो लोग होंगे उनको रहने के लिए ज़्यादा अर्बनाइज जगह और ज़्यादा जगहें चाहिए होंगी, जिसके लिए वो फिर इवन आपके ट्रीज भी कट करेंगे और डिफॉरेस्टेशन जैसे इशू भी होंगे। रिसोर्स कंजप्शन के लिए जब वो कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे तो ऑब्वियस उसमें कार्बन बर्निंग होगी, फॉसिल फ्यूल्स यूज होंगे, ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो उसमें कार्बन इमिशंस होंगी। तो ये जो भी कार्बन इमिशंस हैं तो ऑब्वियस अर्बनाइजेशन जैसे इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन जैसे इश्यूज और कार्बन इमिशन जैसे इश्यूज आपके इम्प्रॉपर ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट करते हैं। और ये जब कार्बन एमिट होकर एनवायरनमेंट में जाती है तो ऑब्वियस उसे पॉल्यूट करती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें, जब वाटर जो ऑब्वियस क्लाउड्स कैरी करते हैं तो वाटर भी वो आपका पॉल्यूट होता है और एनवायरनमेंट एयर भी पॉल्यूट होती है। तो ये किसी तरीके से ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करते हैं या उसके अंदर होल्स बना देते हैं। जब ऑब्वियसली होल्स बनाएंगे तो वो जो यूवी रेस को रोके रखते हैं कि वो ज़मीन में एंटर हों या एटमॉस्फेयर में एंटर हों, तो वो अब उसे डिप्लीट करके एंटर होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका अर्थ का टेम्परेचर ऑब्वियस राइज होना शुरू होता है। जब राइज होगा आपके अर्थ का टेम्परेचर, जो आपकी स्नो और ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना शुरू होंगे, ग्लेशियल रिट्रीट होना शुरू होगी। सो जब ग्लेशियल रिट्रीट होगी ऑब्वियस उससे फ्लडिंग वगैरह जैसे इश्यूज आएंगे। जब फ्लडिंग होगी तो ऑब्वियस आपका सी लेवल राइज होगा कि आपके ग्लेशियर्स नाउ मेल्ट होते होते समंदर में गिर रहे हैं। जब राइजिंग सी लेवल होगा तो ऑब्वियस आपकी जो कोस्टल पॉपुलेशन है सिर्फ उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये फ्लड जहाँ जहाँ से गुजरता आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा, एग्रीकल्चर का लॉस होगा। और राइजिंग सी लेवल की वजह से जो कोस्टल पॉपुलेशन है दैट दैट मेक्स 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, वो आपकी एक स्टेक पे आ जाएगी। तो ये वेदर चेंजेस की वजह से आपके अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर्स होते हैं, मास कैजुअलिटीज होती हैं। इसकी वजह से लोगों ने माइग्रेट करना पड़ता है। तो ऑब्वियस माइग्रेशन की वजह से लोगों का अलग लॉस होता है, लैंड प्रॉपर्टी लाइफ लॉसेस, और इसी तरीके से एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस होते हैं। कि हाउ दोज ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस दे प्ले अ रोल इन क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट। एक गॉड गिवन सिस्टम को इस तरीके से चेंज कर दिया गया कि आज इतनी सारी क्लाइमेट डिजास्टर्स वी सी। तो रेमेडीज की बात की जाए तो ऑब्वियस सबसे पहला इशू आएगा पॉपुलेशन कंट्रोल का, कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ऑब्वियस कुछ फर्क पड़ेगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए कि इवन कोई क्लाइमेट का इशू आता है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम हो के जो हमें बताए कि वी शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स ये होते हैं कि वो पॉलिसी मेजर्स जो हमने एडवांस में लेने हैं कि किसी डिजास्टर के आने से पहले वी शुड बी प्रिपेयर्ड, कि हमारे पास इतनी इतना पॉलिसी मेजर्स हो, वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू टैकल एनी क्लाइमेट इम्पैक्ट। फिर ग्लोबल कॉपरेशन भी होनी चाहिए, अगेन क्लाइमेट इज अ ग्लोबल इशू, सो ग्लोबल कॉपरेशन रिक्वायरमेंट होगी।
एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का यूज़ किया जाए, बिकॉज यू नो दैट जो कार्बन एमिशंस हैं, कार्बन जो एमिशंस होती हैं उससे ज़्यादा नुकसान होता है। सो ग्रीन एनर्जी लाइक आपकी ग्रीन एनर्जी में आ जाता है इलेक्ट्रिक यूजेज आ जाता है आपका, आपका नॉन कार्बन सेक्टर आ जाता है जिसमें आप हाइड्रोकार्बन से बचे रहते हैं, नॉन कार्बन सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइक ईवी, इवन आपका सोलर भी ग्रीन एनर्जी में आ जाएगा। तो दीज थिंग्स जो आपकी ग्रीन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करें, तो आप इन्हें यूज़ करके जो हाइड्रोकार्बन से उन्हें बाईपास कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपके जो फ्लड्स वगैरह इनकी वजह से जो लॉस होता है वो बचे, और ऑब्वियस फॉरेस्टेशन। सो दीज सम रेमेडीज जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इन स्टॉपिंग या इन curtailing the threats coming from the climate.